कांग्रेस नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को पार्टी ने बड़ा धक्का दिया है। राउत ने कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेश लिलोठिया को मौका दिया गया है। इसी विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मीडिया हम में झगड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा, मुझे ऊर्जा मंत्री का पद भी दिया जाए तो मैं इसे नहीं लूंगा। रविवार को पटोले शेगांव में थे, जहां पत्रकारों के एक जवाब में उन्होंने ये बात कही। बघा, आखरी निर्णय तर हायकमांड घेतील आणि आज रात्रीपर्यंत कोण अध्यक्ष बनणार विधानसभेचा हे कळेल। असं नाही आहे, संघटनात्मक जे काही जबाबदाऱ्या असतात ह्या काही कायमस्वरूपी नसतात। प्रत्येकांना संधी असतं। मी पण अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होतो आणि जशी जबाबदारी माझी बदलली तर मी तिथून कमी झालो। त्याच्यामुळे ही चालत राहणारी मोहीम आहे। मला मंत्री व्हायची आली वेळ समजा, असं जे वारंवार आमच्या दोघांत भांडणं लावण्याचा एक प्रयत्न माध्यमाच्या माध्यमातून होत आहे, पण मला मंत्री व्हायचं आलं तरी ऊर्जा खातं मी कधी घेणार नाही। तर एक गोष्ट मी आपल्याला सांगतो की कोरोनाची तिसरी लाट येते आहे अशा पद्धतीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होती। केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या वतीनं त्या पद्धतीची मूवमेंट सातत्यानं चाललेली होती। राज्यामध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये आणि विशेष करून ओबीसीचं आरक्षणासहितच ह्या निवडणुका व्हाव्यात ही भूमिका राज्य सरकारची होती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले रविवार को बुल्ढाना जिले के दौरे पर हैं। मुंबई से शेगांव रेलवे स्टेशन जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस में सुबह खामगांव विधानसभा क्षेत्र में उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वे मंदिर पहुंचे और श्री संत गजानन महाराज की समाधि के दर्शन किए। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को कांग्रेस के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह दिल्ली कांग्रेस के नेता राजेश लिलोठिया को अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर नितिन राउत ने बताया कि ये बदलाव एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत किया गया है। मार्च 2018 में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से ये पद नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के पास है। राउत को अब इस पद से हटा दिया गया है और दिल्ली के कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया को पद दे दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का नतीजा है। नागपुर के विधान परिषद चुनाव में मतदान के 12 घंटे पूर्व कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बदलने से कांग्रेस की ही हंसी हुई। 12 दिसंबर को दिल्ली में पक्ष श्रेष्ठियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नितिन राउत और सुनील केदार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद शनिवार को राउत को अध्यक्ष पद से निकालने का पत्र जारी किया गया, जिस वजह से विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस हाईकमान गंभीर होने की भी बातें की जा रही है। मात्र नितिन राउत ने बताया कि ये बदलाव नियमानुसार किए गए हैं। आज त्यांनी जेव्हा मला विचारलं तर मी त्यांना होकार दिला आणि धन्यवाद दिलेत की आपण मला आतापर्यंत जे काम दिलं ते काम करण्याची संधी दिली। मी निश्चितपणे आपला अत्यंत आभारी आहे आणि नवीन अध्यक्षाचा मी स्वतः व्यक्तिशः त्यांच्याशी बोलून त्यांचं स्वागत केलं, अभिनंदन केलं आणि ट्वीट सुद्धा केलेलं आहे। आणि आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांचं सुद्धा मी आभार मानलं। आमचे नेते सन्माननीय राहुल गांधी यांचे आभार मानलेत। ऊर्जा मंत्री राउत के बाद इस बात के संकेत है कि पार्टी राज्य के पशुपालन मंत्री सुनील केदार समेत कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनवरी में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। साथ ही राज्य के विधानसभा अध्यक्ष का मंगलवार को चुनाव होगा। इस पृष्ठभूमि पर नितिन राउत को अध्यक्ष पद मिलने की भी जोरदार चर्चा है, लेकिन नितिन राउत ने इन सभी चर्चाओं का खंडन किया। मला तरी असं वाटत नाही की कारण ज्यावेळेला महाविकास आघाडीची सरकार झाली आणि मुख्यमंत्री यांचा शपथविधी ज्यावेळेला होणार होता आणि उपमुख्यमंत्री महोदयाचा शपथविधी होणार होता, त्यावेळेला मला विचारणा करण्यात आली होती की आपण अध्यक्ष व्हा। त्या वेळेस मी त्यांना सांगितलं की अध्यक्ष करण्यापेक्षा तो आपण मला मंत्री केलात तर मला फिरता येईल, लोकांमध्ये वावरता येईल आणि पक्षाचं काम चांगल्या पद्धतीने करता येईल। आजच्या या घटकेला सुद्धा काँग्रेस पक्ष निश्चितपणे
याच दिशेने माझ्या नेतृत्वाकडे बघताय आणि मला वाटत नाही की असं काही होईल. वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने आशंका जताई है कि अगले कुछ वर्षों में ओबीसी का शैक्षणिक और नौकरी आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार एम्पिरिकल डेटा एकत्रित नहीं करती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुरोधित ओबीसी समुदाय के बारे में जानकारी और आंकड़े प्रदान नहीं करती है तो भविष्य में ओबीसी का शैक्षणिक और नौकरी आरक्षण खत्म हो जाएगा। मागणी केली पाहिजे की विधानसभेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने कायदा करावा की आम्ही सेन्सस करू शकतो आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे इम्पिरिकल डेटा काढण्यासाठी सेन्सस घेण्याची गरज आहे, हा कायदा त्यांनी करावा. हा कायदा केल्यानंतर सेन्सस कमिशन जे आहे त्या सेन्सस कमिशनला त्यांनी असणारं पत्र लिहावं आणि हा सेन्ससचा जो डेटा आहे, इम्पिरिकल डेटा आहे, तो आपण निर्माण करून आम्हाला द्या. लागणारा स्टाफ आणि लागणारा निधी हा महाराष्ट्र शासन द्यायला तयार आहे. अशा पद्धतीची असणारी कारवाई जर झाली तर ओबीसीचा जो आरक्षण थांबलेलं आहे ते अडचण दूर होते. नाही तर हेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अशाच्या राहिला तर आज राजकीय आरक्षण गेलेलं आहे, उद्या शैक्षणिक आरक्षण सुद्धा जाईल आणि त्याच्याच बरोबर सर्व्हिस मधलं सुद्धा आरक्षण जाईल. क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वास्तव में ओबीसी की गणना करने का अधिकार है? आयोग की निर्मिति करते वक्त राज्य सरकार ने आयोग के टर्म एंड कंडीशन में ऐसा प्रावधान किया गया है? इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री ने करना चाहिए, ऐसी मांग प्रकाश आंबेडकर ने की। आंबेडकर ने आशंका जताते हुए कहा कि यदि सरकार इस पर ध्यान देती है तो भविष्य में जैसे मराठा आरक्षण के मामले में हुआ वैसे ही कुछ ओबीसी के आरक्षण का होगा। ते राज्य आयोगाला पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा की जे आयोग आहे त्या आयोगाच्या नेमणुकीमध्ये ते डेटा कलेक्ट करू शकतं ही त्याच्यामध्ये तरतूद आहे का? टर्म्स अँड कंडिशन जे आहेत अपॉइंटमेंटच्या त्या टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये हे डेटा कलेक्ट करू शकतं का? अशी जर टर्म अँड कंडिशन असेल तर ते कमिशनने कलेक्ट केलेला डेटा हा असणारा ग्राह्य मानला जातो. नाही तर मग जसं बार्टीला मराठ्यांच्या संदर्भातला असणारा डेटा कलेक्ट करायला सांगितला तेव्हा बार्टी ही कुठली ऑर्गनायझेशन आहे असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने जो विचारला होता की इज इट अन इन्स्टिट्यूशन की ज्यांच्याकडे हा अधिकार आहे, तर नाही. तेव्हा हे फसवगिरी चाललेली असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. कृषि कानूनों को लेकर नागपुर में दिए गए अपने बयान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्विटर कर सफाई दी है। तोमर ने कहा कि सरकार वापस लिए गए कृषि कानूनों को वापस नहीं लाएगी। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाए जाने का आरोप भी तोमर ने अपने इस ट्विटर के माध्यम से लगाया है। नागपुर में आयोजित एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर नरेंद्र तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के सुधारों को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कानूनों को वापस लेने को लेकर कहा था कि हम निराश नहीं हैं, हम एक कदम पीछे हुए हैं लेकिन हम फिर आगे बढ़ेंगे। इस बयान को लेकर हुई रिपोर्टिंग और उसके बाद सामने आई प्रतिक्रियाओं के बाद तोमर ने ट्विटर कर साफ कर दिया है कि अपने ट्विटर में तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई विचार सरकार का नहीं है। किसानों का मान रखने के लिए इन्हें वापस लिया गया है। कांग्रेस अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भ्रम फैला रही है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसका उपयोग प्रारंभ हो गया है। इसमें सहकारी समितियां, इसमें एफपीओज, एग्री स्टार्टअप, ये सब लोग आ सकते हैं। कृषि उपज मंडी को भी इसमें जोड़ा गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे,
कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आज़ादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। अकोला जिले के अकोट तहसील के वडाली देशमुख गांव में रंभापुर देउलगांव, कलगवा, धामणगांव, सावरा और पनाज गांव के छात्र शिक्षा के लिए आते हैं। हालांकि वडाली देशमुख में जिला परिषद स्कूल की इमारत बहुत जर्जर है और माता पिता ने मांग की है कि भवन की मरम्मत की जाए और छात्रों को बेहतर कक्षाएं प्रदान की जाए। वडाली देशमुख स्थित जिला परिषद स्कूल शैक्षणिक दृष्टि से छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। क्षेत्र के छात्रों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वडाली देशमुख के गांव में जाना पड़ता है। इसके लिए पिछले कई सालों से गांव के स्कूल भवन की हालत खस्ता है। छात्रों के बैठने के लिए कक्षाएं उपलब्ध नहीं है और स्थानीय छात्रों और अभिभावकों की ओर से कक्षाओं की मरम्मत की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद विद्यालयों की कक्षाएं विगत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है और कमरों में रखी सामग्री वर्षों से जर्जर है। माझ्या गावातील जिल्हा परिषद शाळा या शाळेच्या दुरुस्तीकरता आम्ही वारंवार जिल्हा परिषद सदस्य श्री गजानन मुळकुणकर यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला आहे आणि त्या पाठपुरावा आम्हाला यश आलेले असून आमच्या शाळेच्या दुरुस्तीकरता आम्हाला 12 लाख रुपये जिल्हा परिषदमधून शिक्षण विभागाकडून मिळालेले आहे। तरी आम्ही गजानन मुळकुणकर यांचे आभार मानतो आहोत आणि आमच्या शाळेच्या कामास सुरुवात झालेली आहे। आमच्या इथं ग्रामपंचायतमध्ये नादुरुस्त पडलेल्या आहेत इथं 2-3, तर याच्यासाठी आम्ही गजाननदादा पुणकर यांच्याकडे 2-3 वेळा हे केलेलं आहे, मागणी केलेली आहे निधीसाठी। म्हणजे शाळेचे लेकरं जे आहेत आपले जिल्हा परिषदमधले किंवा अंगणवाडी यांच्या बसण्याची व्यवस्था होत नाही आहे बरोबर, तर आता त्यासाठी आम्ही पूर्ण निधी आणायचा प्रयत्न करत आहे आणि गजाननदादा आम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन करत आहे आणि निधी टाकतील अशी आम्हाला खात्री है। अकोला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने शहर के कई स्थानों पर छापेमारी कर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 34,530 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने अकोट मार्ग स्थित एफसीआई के गोदाम में छापेमारी की, जहां जुआ खेला जा रहा था। मौके से पुलिस ने शेख अजहर, शेख अफसर, राजू घोड़के, रमेश खराटे, सुरेंद्र मानवटकर, प्रवीण गायकवाड़, भरत क्षीरसागर, आशीष सोनवने और स्वप्निल सवांग को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 28,500 रुपए नगद और एक कैलकुलेटर और वर्ली मटका नंबर जब्त किए हैं। उनके खिलाफ अकोट फैल थाने में मामला दर्ज किया गया है। उधर उगवा में छापेमारी कर अनूप राउत, श्याम पाठक, सुनील प्रहलाद शीर्षस्थ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6,500 रुपए व वर्ली मटका नंबर जब्त किया गया। उसके खिलाफ अकोट फैल थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में काम कर रही विशेष टीम ने ये कार्रवाई की है। अकोला मनपा के नसबंदी केंद्र में अब तक कितने श्वानों का ऑपरेशन किया गया है, इसको लेकर संदेह जताया गया है। आखिर इस केंद्र में क्या हो रहा है, इस सवाल को लेकर शहर शिवसेना, भाजपा और कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अब तक कुत्ते की सर्जरी पर 38 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सदन ने सर्वसम्मति से मामले की जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सेना की ओर से वक्ताओं को एक प्रतीकात्मक श्वान भेंट किया गया। दरअसल शहर में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए तत्कालीन नगर आयुक्त नीमा अरोड़ा द्वारा शुरू किया गया नसबंदी प्रयोग विफल हो गया है। श्वानों की बढ़ती संख्या ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। सड़कों, चौराहों और गलियों में घूमते श्वान बच्चों और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा है। विरोधियों का कहना है कि आवारा श्वानों की संख्या कम करने का एक ही तरीका है कि उन्हें पकड़कर शहर के बाहर छोड़ दिया जाए। इसलिए शिवसेना समूह के नेता राजेश मिश्रा, भाजपा पार्षद आशीष पावित्कर, सतीश ढगे और कांग्रेस पार्षद इरफान खान ने इस केंद्र को जारी रखने पर पुनर्विचार की मांग की है। नाही, विषय असा आहे की अकोला महानगरपालिका हद्दीमध्ये कुत्र्यांचा हावदूत झालेला आहे आणि लहान लहान जे मुलं आहेत त्यांना कुत्रं चावतात। त्यावर अनेक वेळा आम्ही
कंप्लेंट केलेली आहे, तरी त्याच्यावर कोणती कारवाई झाली नाही. प्रशासन म्हणते की कोर्टाचा आदेश आहे की ज्यापर्यंत एक कुत्रं 3 लोकांना काटत नाही त्यापर्यंत त्याच्यावर आम्ही कारवाई करता येत नाही, असं त्यांचं प्रशासन म्हणणं आहे. आणि या विषयाला घेऊन मागे जे तत्कालीन आयुक्त होते अरोरा मॅडम, त्यांनी एक टेंडर काढलं होतं. त्या टेंडरच्या अनुसार शहरामध्ये जे कुत्रं आहेत त्यांच्या ते निर्जीवीकरण म्हणजे ऑपरेशन करणे असं त्यांची प्रक्रिया चालू होती. ते ऑपरेशन केल्यानंतरही आतापर्यंत शहरामध्ये जे कुत्र्याचे हौदोस आहेत ते कमी झालेच नाही. अकोला तहसील के बोरगांव मंजू में वंचित बहुजन महिला अघाड़ी द्वारा महिला मुक्ति परिषद का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की जिला अध्यक्ष प्रभा शिरसाठ और मुख्य मार्गदर्शक अंजलि हिवाले ने की. प्रमुख उपस्थित जिला महासचिव ने बहुजन आघाड़ी शोभा शेलके, बोरगांव मंजू जिला परिषद सदस्य नीता गवई, जिला परिषद सदस्य संगीता अढाऊ, महिला आघाड़ी तहसील अध्यक्ष मंगला शिरसाठ आदि की रही. महिला मुक्ति दिवस के महत्व पर बल देते हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया. मानव सेवा ईश्वर की सेवा है. इसी मकसद से अकोला में मानव सेवा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए अथक प्रयास कर रहा है. कोरोना काल से ही ये संगठन निरंतर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है. मानव सेवा प्रतिष्ठान और समाज सेवा बोर्ड अकोला के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से माह के प्रत्येक शनिवार जिला शासकीय महिला चिकित्सालय में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है. इसी क्रम में दूसरे शनिवार को संस्था के अध्यक्ष राजेश धनगांवकर द्वारा गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को भोजन कराया गया. इस अवसर पर मानव सेवा फाउंडेशन के सदस्य विवेक सातपुते, राहुल खंडालकर, वसंतराव खोलगुटे, अंजलि खंडालकर, रवि गवर आदि उपस्थित थे. साथ ही गत रविवार की रात गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए. पिछले 3 साल से लगातार दिसंबर माह में कंबल वितरण का सिलसिला जारी है. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल है. आम्ही मानव सेवा संघटना, मानव सेवा फाउंडेशन आणि सामाजिक सेवा मंडळ अकोलाचे सर्व पदाधिकारी सदस्यगण गेल्या 3 वर्षापासून लेडी हार्डिंग येथे अन्नदानाचा कार्यक्रम पार पाडतो. आज 4थ्या वर्षात आम्ही पदार्पण करीत आहोत. यामध्ये सर्व सभासदांचा सदस्यांचा हातभार असतो. त्याचबरोबर प्रत्येक दरवर्षी हिवाळ्यामध्ये आम्ही गोरगरीब आणि गरजवंतांना ब्लँकेट, चादरी वाटप करत असतो. यावर्षी नुकतंच मागच्या आठवड्यात जवळपास 150 चादरी आणि ब्लँकेट वाटप झालेले आहेत. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.